तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो सॉल्यूशन का तो आप फर्स्ट पार्ट जाके पहले देख लो। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्व किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्च, ठीक है, तो किस समुच्च पे रिलेशन डिफाइंड है, तो कोई भी समतल में जितना भी बिंदु हो सकता है वो सबको सोचना है। r इक्वल टू पी क्यू, P का मूल बिंदु से दूरी और Q का मूल बिंदु से दूरी समान है, यही मेन पॉइंट है, इसी को समझना है और इसी से रिलेशन सोचना है। प्रूफ करना है कि R एक तुल्यता संबंध है, मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य भी है। स्वतुल्य कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव भी है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव सोचते हैं कि है कि नहीं है। जैसे देखो रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, P और Q कोई भी पॉइंट है कोई प्लेन में, कैसा रिलेशन है, तो लिखा हुआ है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी से बराबर है, मूल बिंदु से दूरी से बराबर है। तो इसको हम देखो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि R जो है P और Q में रिलेशन है सच दैट मूल बिंदु से दूरी को क्या बोलेंगे। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है और P एक पॉइंट है, तो मूल बिंदु से दूरी को हम OP से डिनोट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो OP है, OP मतलब ओरिजिन से P का दूरी और ओरिजिन से Q का दूरी हमेशा क्या है, बराबर है, यही रिलेशन है। ठीक है, इसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्वतुल्य अगर चेक करना है तो क्या तुम सोचो कि P और P में रिलेशन हो सकता है। P का रिलेशन ये क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OP, यानी कि यहाँ पे अगर P है तो Q की जगह भी P लिख सकते हैं। तो आंसर है कि बिल्कुल लिख सकते हैं, OP इक्वल टू OP लिखने में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P का रिलेशन P के साथ है, इसीलिए R कैसा है, स्वतुल्य। तो इस टाइप से आपको सोचना है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि इस क्वेश्चन में हम सोचे कि ये सममित है कि नहीं है, तो आप सममित भी सोच सकते हो इसी टाइप से। तो देखो यहाँ पे सममित के लिए क्या करना होगा, तो सममित के लिए सोचो कि अगर P का रिलेशन Q के साथ है तो कैसा रिलेशन है, तो OP इक्वल टू OQ। क्या इसका उल्टा लिख सकते हैं कि OQ इक्वल टू OP, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि Q का रिलेशन किसके साथ हो गया, P के साथ, इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ पे कि R जो है वो सममित भी है, तो सममित है। तो इस सममित के लिए भी चेक कर लिए। इसी तरह से हम संक्रामक के लिए चेक कर सकते हैं। तो संक्रामक में क्या चेक करना रहता है कि अगर मान लो P का रिलेशन Q के साथ, P का रिलेशन Q के साथ एवं Q का रिलेशन किसी और के साथ, अब R यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो S के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ OP इक्वल टू OQ है एवं OQ इक्वल टू अगर OS है, तो क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि OP इक्वल टू OS होगा। तो आंसर है कि तीनों तो इक्वल ही होगा, OP और OQ इक्वल है और OQ के इक्वल OS है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल है, तो OP इक्वल टू OS भी हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि P का रिलेशन किसके साथ होगा, S के साथ होगा। इसीलिए R कैसा है, तो संक्रामक, तो R संक्रामक भी है। तो लास्ट में लिख देना है कि जो कि R स्वतुल्य है, सममित है एवं संक्रामक तीनों है, इसलिए R तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अच्छा यहाँ पे तो ये पहला पार्ट तो हो गया। कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P 0 0 को छोड़कर से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्च P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर। ठीक है,
अब देखो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट को देखो, कह रहा है कि सिद्ध कर रहे हैं कि P को छोड़कर जितना भी पॉइंट बनेगा, ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर OP इक्वल टू OQ है तो इससे क्या बनेगा कि एक वृत्त बनेगा, ठीक है, एक वृत्त को निरूपित करता है। तो आप ऐसे सोचो कि एक पॉइंट यहाँ पे है और पॉइंट PQ जितना भी लिए और इस सबका मूल बिंदु से दूरी बराबर है, ठीक है, तो इस सब मिलके एक वृत्त बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी तो हमेशा बराबर ही हो रहा है, ठीक है। तो बस यही पार्ट जो है ना वो सेकंड नंबर में बोल रहा है कि आपको करना है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है इसमें। तो हम लिखेंगे कि चूंकि सभी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी हमेशा समान है, तो ये जो दूरी है वो त्रिज्या का काम करेगा, और ये सभी बिंदु का जो कलेक्शन है वो क्या चीज़ का काम करेगा, तो ये वृत्त का काम करेगा। तो बस ये लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, ठीक है, तो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में T1 और T1 तथा T2 का समरूप है। देखो क्या कह रहा है कि R एक रिलेशन है दो त्रिभुज के बीच में, और सारा त्रिभुज कोई मान लो कि जितना भी त्रिभुज हो सकता है वो सब में से कोई भी दो त्रिभुज उठाए हैं, और T1 सिमिलर T2 है, मतलब समरूपता का रिलेशन है। तो सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो फिर से वैसे ही स्वतुल्य के लिए आपको सिद्ध करना है कि T1 रिलेशन T1 के साथ, मतलब T1 समरूप T1 लिख सकते हैं, तो आंसर एक लिख सकते हैं कि देखो एक लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप एक त्रिभुज ABC, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज तो बिल्कुल समरूप होगा क्योंकि तीनों एंगल सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ A है तो यहाँ भी A है, यहाँ B है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, मतलब संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो T1 का रिलेशन T1 के साथ हुआ तो होगा, ठीक है, यानी एक ट्रायंगल का रिलेशन खुद के साथ होगा तो आंसर है कि होगा, इसीलिए R कैसा है, स्वतुल्य। तो बस ऐसे ही सब लॉजिकल क्वेश्चन है। और इसके बाद सममित, तो सममित में क्या लिखेंगे कि अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ, तो यहाँ से T1 समरूप T2, तो क्या हम लिख सकते हैं कि T2 समरूप T1, तो आंसर एक लिख सकते हैं, यानी कि T2 का रिलेशन किसके साथ, T1 के साथ, इसलिए R कैसा है, सममित है। तो बस ऐसे ही सब लिखते जाना। और लास्ट में हम चेक कर लिए संक्रामक, तो संक्रामक के लिए क्या लिखोगे कि अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ एवं T2 का रिलेशन T2 का रिलेशन T3 के साथ, तो यहाँ ऐसे लिखना है कि T1 अगर समरूप है T2 के एवं T2 समरूप है T3 के, तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि T1 जो समरूप होगा वो T3 के, ठीक है, यानी कि T1 का रिलेशन किसके साथ है, T3 के साथ, इसीलिए R कैसा है, संक्रामक है। तो बस ये प्रूफ हो गया। तो चलो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि मान लो कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, अब 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 है, तो भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और बताइए कि T1, T2, T3 में से कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो यहाँ पे देख लो सेकेंड पार्ट में, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज है T1, तो मान लो ये ट्रायंगल नंबर 1 है जिसका भुजा 3, 4, 5 है, और एक त्रिभुज है T2 जिसका भुजा दिया हुआ है 5, 12, 13, 5, 12, 13, और एक त्रिभुज है T3 और इसका भुजा दिया हुआ है 6, 8, 10, 6, 8, 10। तो तुमको पहचानना है कि कौन सा रिलेशन वैलिड है, मतलब कौन कौन त्रिभुज समरूप है। तो अगर आप देखोगे कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो देखो तो 3/5, 4/12, क्या ये रेशियो इक्वल आ रहा है, और 5/13। तो आंसर है कि T1 और T2 समरूप नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों में तो रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन T1 और T3 को अगर चेक करोगे तो ये समरूप हो जाएगा। देखो 3/6, 4/8 कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, 10th क्लास में आप पढ़े हो। संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, बस ये हमको चेक करना है।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1/2, ये दोनों का रेशियो भी 1/2 और ये दोनों का रेशियो भी 1/2। तो हम बोलेंगे कि T1 जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, T3 के साथ, यानी कि ये दोनों समरूप है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 में क्या कह रहा है कि समस्त बहुभुजों में, जैसे यहाँ त्रिभुज लिए थे उसी तरह से कोई भी बहुभुज है, P1 और P2 पॉलिनोमियल है, तो कह रहा है कि P1 और P2 के भुजा की संख्या समान है। ठीक है, तो आपको बताना है कि R एक तुल्यता संबंध है। फिर से वैसा ही है, P1 और P2 में भुजा की संख्या समान है, तो P1 और P1 में भुजा की संख्या समान ही होगा, तो स्वतुल्य ही होगा। फिर वैसे ही लिखना है कि P1 में अगर P2 के बराबर भुजा है तो P2 में भी P1 के बराबर भुजा है। अगर पिछले बार से वीडियो देख रहे हो तो मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा कि कैसे सब रिलेट करना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, तो बस ऐसे ही लिखते जाना है। तो ये सम्मित भी होगा, ठीक है। और अगर P1 और P2 में बराबर भुजा है एवं P2 और P3 में बराबर भुजा है, तो हम लिख सकते हैं कि P1 और P3 में भी बराबर भुजा है। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो ये तुल्यता संबंध है। अब आगे में क्वेश्चन में क्या करा कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्च ए के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज इसमें है, तो कह रहा है कि इसमें 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित वे सभी बहुभुज। ठीक है, तो इसमें देखो आंसर ये लिखना है कि इसमें के समुच्च में वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजाएं 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए में वे सभी बहुभुज त्रिभुज होंगे, ऐसा करके लिख देना। ठीक है, मतलब कि वैसा सब त्रिभुज होगा, इसमें लिखना है लास्ट में कि वैसा सभी त्रिभुज होंगे जिसका भुजा की लंबाई 3, 4 और क्या हो 5 है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ कि समकोण त्रिभुज है, तो रिलेशन में हमको एंगल से तो कोई लेना देना है नहीं। 3, 4, 5, अब देखो इस टाइप का जितना भी ट्रायंगल हो सकता है जिसका एंगल डिफरेंट होगा, 3, 4, 5, ठीक है, या कोई और भी बहुभुज हो सकता है, तो बस इसमें ऐसे ही लिख देना है। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त भुजाओं में एक क्या रिलेशन है कि L1 और L2 समांतर का रिलेशन है। ठीक है, और तो समांतर का रिलेशन में भी देख लो, जैसे यहाँ पे 2 लाइन के बीच में रिलेशन है, L1 और L2 के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, L1 पैरेलल L2। चलो सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए देखना होगा कि L1 पैरेलल L1 लिख सकते हैं, तो आंसर है कि यस लिख सकते हैं। ठीक है, और एक क्लास में भी समझाया गया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी समझाया गया है कि L1 पैरेलल L1 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस हमेशा सेम है, दूरी हमेशा सेम है, तो दोनों लाइन को बोलते हैं कि पैरेलल होगा। अब एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन भी L1 ही है, मतलब इस पर ओवरलैप कर गया। अगर दोनों लाइन L1 है तो ओवरलैप कर गया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ L1 पैरेलल L1 है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा 0 हो रहा है, तो आंसर है कि लिख सकते हैं, यानी कि L1 का रिलेशन L1 के साथ होगा, इसीलिए R कैसा है, स्वतुल्य है। इसी टाइप से आप चेक कर सकते हो किसके लिए, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए चेक कर सकते हो कि अगर L1 का रिलेशन L2 के साथ है तो L2 का रिलेशन L1 के साथ है कि नहीं है। तो कहने का मतलब हम चेक करेंगे कि L1 पैरेलल अगर L2 है तो क्या L2 पैरेलल L1 होगा कि नहीं है। जैसे मान लो कि एक लाइन यहाँ पे है L1 और एक लाइन है L2, तो हम बोले कि L1 पैरेलल L2 या बोले कि L2 पैरेलल L1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर है कि हाँ है, तो L2 का रिलेशन L1 के साथ है, तो इसीलिए R सम्मित है। तो बस ऐसे कर देना है। इसी तरह से चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक में आप सोचो कि अगर L1 पैरेलल L2 है एवं L2 पैरेलल L3 है, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल L3। अब सोचो कि एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, एक लाइन L3 है, L1 और L2 पैरेलल है, L2 और L3 भी आपस में पैरेलल है, तो क्या यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल L3, तो आंसर है कि यस लिख सकते हैं, तो इसलिए संक्रामक भी है। चलो, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इतना हो गया। इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। देखो हो गया, y इक्वल टू इतना से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय लिखें।
देखो इसके लिए अगर क्वेश्चन पार्ट 2 बनाना चाहते हो कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड जितना भी लाइन है वो लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि y इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक है, क्लास 11 का कंसेप्ट है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है m1 और m2। इस लाइन का अगर स्लोप देखोगे तो 2 है, स्लोप मतलब ढाल, तो हम इस लाइन का भी स्लोप लिख दिए कितना 2, और कांस्टेंट की जगह कुछ भी आ सकता है। स्लोप देखो हम याद दिला देते हैं कि y इक्वल टू अगर mx प्लस सी का फॉर्म होता है तो m को हम बोलते हैं इसका स्लोप, और अगर दो लाइन का स्लोप जैसे हम ले लेते हैं कि y इक्वल टू कुछ भी एक mx प्लस c1 और y इक्वल टू mx प्लस c2, ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल है। क्यों पैरेलल है कि दोनों का एक सिर्फ स्लोप देखना है, स्लोप इक्वल है कि नहीं, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। तो इसका समुच्चय जो भी लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस सी। कांस्टेंट यहाँ कुछ भी आ सकता है, स्लोप को आपको सेम रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दो क्वेश्चन और है, 15 और 16, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 15 में कह रहा है कि 1 2 3 4 और R एक रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4, और इस टाइप से एक रिलेशन है, और कह रहा है कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए, स्वतुल्य और A है कि नहीं है। तो इसमें आपको चुनना है, तो इसमें आपको चेक करना है स्वतुल्य के लिए कि 1 1 है कि नहीं है, 2 2 है कि नहीं है। तो देखो यहाँ 1 1 तो है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो ये स्वतुल्य तो हो गया। इसके बाद आपको चेक करना है कि सम्मित है कि नहीं है। सम्मित के लिए जैसे मान लो 1 2 है, 2 1 है, तो आंसर है कि 2 1 नहीं है, तो सम्मित तो नहीं होगा। संक्रामक आप चेक कर सकते हो, ठीक है, जैसे संक्रामक के लिए आप चेक कर लो, जैसे 3 3 है, 3 2 है। अब सारा कंडीशन चेक करना होगा ऐसे, जैसे 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है, तो हाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बच गया लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी नेचुरल नंबर में, तो ये सेट है b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, a इक्वल टू बी माइनस 2 है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए। और ये भी हमको देखना है कि जो b है वो ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, a और b क्या है, जो फर्स्ट है उसको a बोलेंगे, जो सेकंड है उसको b बोलेंगे। तो इसमें b क्या ग्रेटर देन 6 है, तो आंसर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो ग्रेटर देन 6 तो है, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस माइनस 2 है, तो आंसर है कि नहीं है। 6 8 को देखो, दोनों का डिफरेंस माइनस 2 है और b ग्रेटर देन 6 है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये पूरा आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 1.1 का एक कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। चलिए, तो थैंक यू।